हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 10 और चैप्टर 5 कंप्लीट कर लेने के बाद, जो कि 10 और 9 मार्क्स के थे, ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और ये आएगा 8 मार्क्स का। तो आप समझ सकते हैं कि ये 3 चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये 3 चैप्टर अगर आप कुल मिला दो तो ये होते हैं 19 और 8 27 मार्क्स के। तो 3 चैप्टर 27 मार्क्स आपको देने वाले हैं, और अगर आप कंबाइन भी करोगे तो मुश्किल से 3 घंटे नहीं होते तीनों के। सारे नोट्स, सारे पॉइंट सब डले हुए हैं इसमें, कुछ भी इससे बाहर नहीं आने वाला। तो कॉन्सेंट्रेट होके करेंगे शुरुआत, समझेंगे इस चैप्टर को विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम बात करें अगर मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। बिना किसी मैनेजमेंट के, चाहे एक आम घर हो या फिर किसी भी तरीके की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, इनको चला पाना संभव नहीं होता। इसी वजह से मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चाहे प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट, सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी हो, हर एक जगह पर मैनेजमेंट जो है ये ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना बिजनेसेस जो है वो रन नहीं कर सकते। तो अगर हम मैनेजमेंट को देखें तो इसके ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमें दोनों देखने के लिए मिल जाते हैं। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा होता था। अगर आपको किसी से भी कुछ भी काम कराना है और अगर आप वो करवा ले रहे हो तो यही कहलाता था क्या, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और सिंपली इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है। बट इसके काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाला काम हुआ करता था। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके विचारों की केयर नहीं की जाती थी। इवन जो वर्कर हैं इन्हें सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझा जाता था। उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता था जैसे वो सिर्फ एक कमोडिटी हैं जिन्हें सिर्फ अपने गोल्स को पूरा करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। एज अ रिजल्ट, क्योंकि वर्कर ह्यूमन बीइंग्स होते हैं और सबको एक अच्छा व्यवहार पसंद होता है, तो वो जो है वो अपने पूरे एफर्ट नहीं लगाया करते थे। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और एज अ रिजल्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स जो है वो अचीव नहीं कर पाती थी। बट फिर आया मॉडर्न कॉन्सेप्ट, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने ये समझाया कि यहाँ हम अपना काम तो करवाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लेबरर्स को पकड़ा या वर्कर्स को पकड़ा और उनसे काम करा लिए। नहीं, यहाँ पर काम को कराना जरूरी था, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। और यहीं से आते हैं हमारे दो इम्पॉर्टेंट शब्द जो अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, और वो हैं एफिशिएंट और इफेक्टिव। तो समझेंगे कि आखिर ये है क्या। तो पहली बात, मॉडर्न कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रोसेस होता है। ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ये प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करता है, जहाँ पर मैनेजमेंट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? आपको देखने के लिए मिलेगा POSDC, पोस्ट-DC। आप इसे याद रख सकते हैं सीक्वेंस में, क्योंकि ये आपके चैप्टर भी इसी सीक्वेंस में है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो याद रखने का तरीका ही है पोस्ट-DC। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये हो गया प्रोसेस। फिर आया क्या? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि सही काम को सही समय पर करवा लेना इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। मतलब दी गई समय सीमा के भीतर कम से कम समय का उपयोग करके किसी भी कार्य को पूरा कर लिया जाता है तो कहा जाएगा कि ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था। फिर आती है बात क्या? एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि किसी भी कार्य को करना मिनिमम वेस्टेज के साथ, उसमें यूज हुए रॉ मटेरियल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके। तो मैक्सिमम यूजेज मिनिमम वेस्टेज कहलाता है एफिशिएंसी। तो आपको दो चीज़ें समझनी होगी कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में इफेक्टिवनेस भी चाहिए और एफिशिएंसी भी चाहिए। जो प्रोडक्शन है ये समय पर भी पूरा होना चाहिए, दैट इज इफेक्टिवनेस। मिनिमम वेस्टेज भी होना चाहिए ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, तो इसे बोला जाएगा एफिशिएंसी। तो ये 3 एलिमेंट होते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के एलिमेंट।
यहाँ पर आपके लिए फ्लो चार्ट दे दिया गया है। आप नोट मेकिंग के समय ऐसे फ्लो चार्ट अगर हमारे नोट्स में दिए हुए हैं तो आप बनाते चलें और आप उसे आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, और ये एड ऑन मार्क्स दिलवाते हैं। इसी वजह से नोट्स में भी हमने डाले हुए हैं और आपके लिए सजेस्ट किया है कि आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। फिर है फीचर ऑफ मैनेजमेंट। फीचर क्या है? पहला, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अपने कुछ गोल्स सेट करके रखती है और कोशिश करती है कि उसके अंदर जितने भी लोग हैं, उसके अंदर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो अल्टीमेटली किसकी तरफ डायरेक्टेड हो? गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इसमें इसी वजह से पहला पॉइंट निकल कर आता है कि मैनेजमेंट जो है ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जो सर्टेन गोल्स को अचीव करेगा। हर एक बिजनेस के अपने अपने अलग अलग गोल्स होते हैं। जो मैनेजमेंट है ये हमेशा एम करेगा कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को कवर कर सके। साथ ही साथ में यहाँ पर एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट वही कहलाता है जिससे ये समझ में आ सके कि उसने कितने अच्छे से अपने गोल्स को अचीव किया है। देन इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, दैट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। भाई ये जो शब्द है ना परवेसिव, इसको आप रट लो। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब हर एक जगह पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। दुनिया की हर एक फर्म में, हर एक देश में, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको मैनेजमेंट देखने मिलेगा। एक व्यक्ति की निजी जिंदगी से शुरू होकर बड़े से बड़े कंपनियों तक मैनेजमेंट जरूरी होता है। इसी वजह से कहा जाता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ये आपको दुनिया में हर जगह मिलेगा, हर ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा, हर लेवल में मिलेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये दुनिया में हर जगह यूज किया जाता है। हाउएवर तरीके थोड़े अलग हो सकते हैं लेकिन उपयोगिता तो होगी। बिल्कुल आलू के जैसा है, यूज अलग अलग तरीके से किया जा सकता है लेकिन यूज में आता है। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती हैं? वो टाइप के हिसाब से डिवाइड की गई हैं, बड़ी, छोटी, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस। लेवल के हिसाब से टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, या डिपार्टमेंट के हिसाब से फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट। ये यहाँ मैंने इसलिए बना कर दिया हुआ है ताकि आंसर राइटिंग के समय आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्लिक कर सके, या फिर कहीं ना कहीं कई बार इसी से ऑब्जेक्टिव बन जाता है डायरेक्टली। जैसे कई बार बन चुका है कि लेवल कितने होते हैं या कौन से लेवल का क्या काम होता है, आगे डिस्कस करेंगे, क्लैरिटी मिलेगी। मूविंग ऑन, मैनेजमेंट जो है ये मल्टी डायमेंशनल होता है। इसके 3 मेन एरिया होते हैं। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जहां पर आप कार्य प्रणाली को संभालते हैं। फिर है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जहां पर आप लोगों को संभालते हैं। फिर है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जहां पर आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे कार्यों को संभालते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आपको क्या देखने मिलेगा? प्लानिंग मिलेगी, ऑर्गेनाइजिंग मिलेगी, कंट्रोलिंग मिलेगी। लोगों की बात करें तो लोगों में क्या होगा? लोगों को डायरेक्ट किया जाता है, लोगों को भर्ती किया जाता है। तो यहाँ से आपने एक बात ये सीखी अभी पॉइंट मेकिंग में, और वो ये है कि हमने जो POSDC पढ़ा था, जो कि पूरा प्रोसेस है, इस POSDC में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग, ये जो 3 हैं ये संबंधित हैं काम से, और स्टाफिंग और डायरेक्टिंग जो है ये संबंधित है लोगों से। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, वो ये सिंपल है, प्रोडक्शन, सेल्स और परचेसेस। देन कम्स मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगेन वही बात जो मैंने आपको POSDC समझाया था, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस शुरू कर दिया अब आप उसमें ध्यान नहीं देंगे। उसमें चल रहे प्रोसेसेस को, एक्टिविटीज़ को रोजाना परफॉर्म करना होता है। इसीलिए बड़े से बड़ा बिजनेसमैन और छोटे से छोटा बिजनेसमैन रोजाना एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड रहता है। बड़ी फर्म्स में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये POSDC वाला जो फॉर्मेट है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। फिर है मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। ऑब्वियसली
ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं जो एक साथ काम करते हैं और मैनेजमेंट उन सभी सम्मिलित लोगों के एफर्ट को एक डायरेक्शन की ओर डायरेक्ट करता है और वो डायरेक्शन किस ओर होती है, गोल्स की तरफ होती है। तो इससे लोग अचीव कर सकते हैं किसको, गोल्स को। तो मल्टीपल लोग अगर गिवन हैं और अगर ये गोल है तो मैनेजमेंट हेल्प करेगा कि ये जो सारे लोग हैं इस गोल को अचीव कर सकें, और इसीलिए कहा जाता है मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। हाउएवर यहां पर जो लोग हैं इनके जो पर्पस हैं ये अलग अलग हो सकते हैं। ये यहां पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर ले। देन कम्स मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, पूरा फोकस होकर पढ़ना, और अगर कहीं से भी डिस्ट्रैक्टेड हो तो उस डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाना। तो कहा गया है क्या कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन होता है। तो डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है जिसमें हमेशा बदलाव आता रहे। तो जो भी सारी चीजें हैं दुनिया में जिनमें बदलाव आ सकता है, ऐसी सारी चीजें कहलाती हैं डायनेमिक। और आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में रोजाना कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं, इसी वजह से इसे कहा गया है कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। देन मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स होती है। ऑब्वियसली कोई ऐसा बोल तो सकता नहीं, ओ भाई देख ये जा रहा है, कौन? मैनेजमेंट। ऐसा तो है नहीं ना, एक एक्टिविटी है जो आप कर रहे हो, इसी वजह से ये क्या हो जाती है, एक इंटेंजिबल फोर्स हो जाती है। फिर बात करेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव को अगर हम देखें तो पहली बात ये समझना जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिव होता है अल्टीमेट एंड, है ना। आप पढ़ते हो ना इंपॉर्टेंस, फिर ऑब्जेक्टिव समझ ही नहीं आता भाई। जो उसकी खासियतें हैं वो इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो उसके अल्टीमेट एंड हैं वो उसके ऑब्जेक्टिव हैं। इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी है, अब हम समझेंगे क्या कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो ये है पहला टाइप, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फिर है सोशल ऑब्जेक्टिव, फिर है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखो तो ऑर्गेनाइजेशन के जो 3 ऑब्जेक्टिव होता है उसमें एक तो पहली बात ऑर्गेनाइजेशन खुद होती है। फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि ये समाज के भीतर रह रही होती है तो इसके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, और इसके अंदर क्योंकि लोग इन्वॉल्व होते हैं तो इन लोगों के खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। तो ये हो गए क्या, हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है ये सबसे ज़्यादा मेन होते हैं क्योंकि ये जरूरी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि यहीं से मिलता है प्रॉफिट। मतलब कुल मिला के अगर हम देखें इकोनॉमिक गोल्स जो हैं वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। मैनेजमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इन ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो मैनेजमेंट के अच्छे होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को काफ़ी अच्छे से पूरा कर लेगी। ऑन द अदर हैंड अगर मैनेजमेंट बिगड़ा तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मिट्टी में मिल जाएगी, बेड़ा गर्क। खैर, तो अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को तो इसके 3 एलिमेंट होते हैं। क्या एलिमेंट होते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस अपनी शुरुआत से अंत तक क्या चाहता है। 3 स्टेजेस हैं। सर्वाइवल, पहला है सर्वाइवल, मतलब मार्केट में टिके रहो, हटना नहीं है। फिर क्या है? प्रॉफिट, टिके रहो टिके रहो टिके रहो, एक पॉइंट ऑफ टाइम में आके आप प्रॉफिट्स कमाने लग जाएंगे, और फिर जब आप प्रॉफिट्स कमाने लग जाएंगे तो आगे चल के आप क्या करेंगे, ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो ये था पहला सर्वाइवल, जो कि भविष्य में हमें जरूरी होता है समझना ये कि सर्वाइवल जरूरी है भविष्य में टिके रहने के लिए। देन आता है क्या, प्रॉफिट। सर्वाइवल में कम से कम इतना जरूरी होता है कि आप अपने कॉस्ट कवर कर लो। प्रॉफिट जरूरी है क्योंकि यही
आपकी सर्वाइवल, ग्रोथ और एक्सपेंशन के काम आएगा। फिर है ग्रोथ। ग्रोथ में क्या देखने मिलेगा? एक्सपेंशन। आप अपनी जो फर्म है उसे एक्सपेंड करना शुरू कर देते हो और यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। तभी तो देखा होगा ना कि कभी कोई फेमस बिजनेस सिर्फ एक जगह होता है, फिर धीरे 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 वो क्या करता है? एक्सपेंड करने लग जाता है। एक ब्रांच, फिर 2 ब्रांच, फिर 4 ब्रांच। इस तरीके से क्या होता है? इससे तरीके से होती है ग्रोथ। पहले प्रॉफिट, सॉरी, पहले सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट, फिर आता है ग्रोथ। फिर आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब ही यही है कि समाज के प्रति आपकी जितनी जिम्मेदारियां हैं आपको उनको पूरा करना पड़ेगा और ये हर ऑर्गेनाइजेशन को करना भी चाहिए। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को हमेशा पूरा करें। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे कर सकती है? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना के, ऐसे लोग जो डिसएडवांटेजेड हैं, मतलब जिनको ज़्यादा नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ऐसे लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, अच्छी क्वालिटी का गुड्स एंड सर्विसेज देके, सोशल सर्विसेज के प्रोजेक्ट में शामिल होके और नोबल कॉजेस के लिए, अच्छे कामों के लिए डोनेशन देके। तो हमने समझ लिए सोशल ऑब्जेक्टिव। अब बचा तीसरा ऑब्जेक्टिव, मतलब यहां पर हर एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बात करेंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पर्सनैलिटीज होती हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग होते हैं जिनके अपने अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं और अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन ये सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं ताकि उनकी जो अलग अलग नीड्स हैं ये पूरी हो सकें। इसी वजह से जो एम्प्लॉयज होते हैं ये एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे आगे चल के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूरे हो सकें। तो कुल मिला के पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है इंडिविजुअल की जो नीड्स होती हैं उन्हें पूरा करना। और ये नीड्स कौन सी होती हैं? बाप बड़ा ने भैया सबसे बड़ा रुपया, दैट इज कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स। अच्छी सैलरीज देना, पर्क्स मतलब सुविधाएं देना, साथ ही साथ में पीयर रिकॉग्निशन मतलब एक्सेप्टेंस। जहां पर वो हैं वहां पर उनके जो सहकर्मचारी हैं वो भी उनके एफर्ट को स्वीकार हैं। ऐसा नहीं कि बेइज्जती करते ना, मतलब भाग इधर से। तो भाई पैसा कितना भी कमा लेगा, बेइज्जती हो जाएगी तो मेंटली तो ट्रॉमा में रहेगा ना। तो इसी वजह से रिकॉग्निशन भी जरूरी हो जाती है। हायर लेवल में अगर हम देखें तो ये नीड्स होती हैं क्या? पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, साथ ही साथ में ऐसी वर्किंग कंडीशंस बनाना जो कि अच्छी हो और हेल्दी हो। और यहां पर ये रहा अगेन एक फ्लो चार्ट। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फीचर पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्टिव, अब हम पढ़ रहे हैं क्या? इंपॉर्टेंस। तो मैनेजमेंट की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस में आपको देखने मिलेगा कि जो मैनेजमेंट है ये हेल्प करता है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं वो मैनेजमेंट के थ्रू ही पूरे हो सकते हैं, जहां पर जो रिसोर्सेज हैं चाहे ह्यूमन हो या नॉन ह्यूमन, मतलब वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैपटॉप, फर्नीचर, सभी का इस तरीके से यूज़ किया जाए ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल है वो पूरा हो सके। चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हों, चाहे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हों, सभी को डायरेक्ट किया जाएगा ताकि जो फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अल्टीमेटली अपने जो गोल्स हैं उसे अचीव कर सके। मैनेजमेंट जो है ये एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। देखो एफिशिएंसी का मतलब क्या है? समय बचाना, समय पर चीज़ों को पूरा करना। अगर मैनेजमेंट सही से चल रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने टारगेट्स रखे हैं, जो अपने गोल्स रखे हैं, वो प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग के थ्रू उसे पूरा कर लेगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था ये की टर्म्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन।
तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो मैनेजमेंट होता है, यहाँ का माहौल होता है डायनेमिक, रोजाना बदलता रहता है। लेकिन जो एम्प्लॉय होता है ना, वो बोलता है अरे यार कौन मूव करे, है ना, रेजिस्ट करता है। तो मैनेजमेंट हेल्प करेगा कि भाई तू इस फैमिलियर माहौल में जहाँ ढल चुका है तो इससे बाहर निकल और इस नए चैलेंजिंग माहौल में डेवलप हो। तो मैनेजमेंट इसमें भी हेल्प करता है। और ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होता है? उन्हें एक कॉम्पिटिटिव एज यानी कि कंपटीशन में फायदा मिलता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो एक इंडिविजुअल जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है, कभी लो फील करता है तो उसे मोटिवेशन देता है कौन? मैनेजमेंट, थ्रू मैनेजर्स। तो जो मैनेजर्स होते हैं ना कहीं वो इस तरीके से काम कर रहे होते हैं कि वहाँ पर रह रहे व्यक्ति अपने पर्सनल गोल को भी पूरा कर लें और साथ ही साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं उसे भी पूरा करें। ना तो व्यक्ति खुद को भूले और ना उस ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ वो काम कर रहा है। फिर इसके बाद सोसाइटी की हेल्प करेगा। कैसे करेगा? ऊपर हमने जो सारे पॉइंट पढ़े थे कि अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना, मिलावट नहीं करेंगे, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है इसकी भी हेल्प हो जाती है। और ये रहा इसका फ्लो चार्ट। मूविंग ऑन, फिर है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये ना वो पॉइंट है जहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इरिटेट होने लगते हैं, बोलते क्या साइंस, क्या आर्ट, क्या फालतू की चीज़ें। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं अगर आप समझ लो। साइंस के अपने ट्रेट्स होते हैं, आर्ट्स के अपने ट्रेट होते हैं, यानी कि गुण होते हैं। तो मैनेजमेंट जो है ना उसके अंदर कुछ गुण साइंस के भी होते हैं, कुछ गुण आर्ट्स के भी होते हैं। और इसी वजह से कई बार ये एज अ साइंस काम करता है, कई बार एज अ आर्ट काम करता है और कई बार एज बोथ भी काम करता है। तो एज अ साइंस क्यों काम करेगा? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि साइंस में आपको क्या मिलेगा? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या होता है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब? यानी कि वहां पर दिया गया ज्ञान सिस्टमेटिक रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। इसी वजह से दुनिया की हर एक साइंस की बुक में सेम थ्योरीज होती हैं, उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होता। कारण सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। फिर ये जो नॉलेज मिला ये कैसे आया? थ्रू ऑब्जर्वेशन। अगर आप न्यूटन्स लॉ ले लो तो भी उनको कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू पता चले हैं। तो इसी वजह से जो मैनेजमेंट है ये क्या बन जाता है? साइंस। क्या क्या फीचर मिले? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मिली। फिर प्रिंसिपल जो है इसके बेस्ड होते हैं किस पर? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पर। एंड द लास्ट वन यूनिवर्सल वैलिडिटी, मतलब पूरी दुनिया में इन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। तो जी हाँ, मैनेजमेंट के कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं वो दुनिया के हर एक कोने में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाते हैं और इसी वजह से इसे यूनिवर्सल वैलिडिटी मिलती है। और एक और हमारा पॉइंट रिकॉल होता है जहां पर हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मतलब ये और वो पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब एज एन आर्ट क्यों ट्रीट किया जाता है ये समझेंगे। तो भाई एज एन आर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाँ, मान लिया इसके अंदर सिस्टमैटिक नॉलेज है, ज्ञान लिख के दे दिया है, लेकिन उसे अप्लाई तो एक इंसान करेगा। और जब एक इंसान अप्लाई करेगा तो वो अलग अलग तरीके से करेगा। आप 4 लोगों को चाय बनाने के लिए दे दो, सेम एलिमेंट के साथ, सेम इंग्रेडिएंट के साथ, चारों चाय का टेस्ट अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि ऑल दो वो लिख के आपने उसमें कुछ भी दिया हो, लेकिन अप्लाई करेगा कौन? इंसान, है ना। मेरा तो नाम भी मानव है। तो खैर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसमें इंसान इन्वॉल्व होते हैं और इसी वजह से इसमें कैरेक्टर आ जाते हैं किसके? आर्ट के। इसमें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगा, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल मिलेंगे। जैसे अगर डांसिंग को देखें तो उसको लेके बुक मिलती है, कुकिंग को देखें तो उसको लेके बुक मिलती है। तो वो एलिमेंट मैनेजमेंट के लिए भी है, मैनेजमेंट के लिए भी बुक मिलती है। लेकिन वैसे ही यहाँ होती है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। लाख पढ़ लो कुकिंग की बुक, अलग अलग तरीके से बनेगा। लाख पढ़ लो मैनेजमेंट की बुक, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन रहेगी ही।
हर एक मैनेजर अपने तरीके से चीजें हैंडल करेगा ही। तो ये हो गई पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। फिर आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। समय के साथ साथ निखार आता जाएगा इन सारी एक्टिविटीज में जो मैनेजमेंट में की जा रही हैं एक मैनेजर के द्वारा। और ये भी किसका गुण है? ये भी गुण है आर्ट का। तो ये रहा फ्लो चार्ट जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। मूविंग ऑन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब यहां कंपेयर किया गया है एक तरफ मैनेजमेंट को, एक तरफ प्रोफेशन को। अगर आपको लगता है कि ये वाहियात है तो वो भी मान लो, लेकिन दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप, लेकिन हाँ इसे बहुत अच्छे तरीके से हम एक बार समझ जरूर सकते हैं। तो आपको कंपेयर करते समय ध्यान रखना है किसका, कि हम प्रोफेशन को कंपेयर कर रहे हैं और मैनेजमेंट को, और हम दो लोग रख लेते हैं कंपेयर करने के लिए और इजी हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं एक तरफ है हमारा राजू दी मैनेजर, तो एक तरफ है अपना भाई राजू द मैनेजर, और एक तरफ है कौन? बाबू द वकील। तो ये प्रोफेशन से संबंधित हो गया, ये मैनेजमेंट से। तो पहला पॉइंट कहता है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, अच्छे से लिखी गई किताबें होंगी, नॉलेज पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड होगा। तो क्या ये प्रोफेशन में है? आंसर इज यस। क्या ये हमारा मैनेजमेंट और प्रोफेशन दोनों में अवेलेबल है? आंसर इज यस। ये आपको दोनों में मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं ये आपको मैनेजमेंट में भी देखने के लिए मिलेगा और आपको कहीं ना कहीं ये प्रोफेशन में भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट सेज कि हाँ जी मिलेगा आपको क्या? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देन रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या है? हर कोई एंट्री कर सकता है क्या? सुन के ही समझ आता है कि वकील हर कोई तो नहीं बन सकता, प्रॉपर उसके लिए कोर्सेज होते हैं, तब जाके कोई एक व्यक्ति वकील जो है वो बन सकता है। लेकिन अगर मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैनेजर बनने के लिए आपके पास MBA की ही डिग्री हो। आपके पास में जो किराना शॉप है उसमें जो व्यक्ति दुकान चला रहा है ना, वो भी अपने आप में क्या होता है? मैनेजर होता है। तो अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती मैनेजर के अपॉइंटमेंट में। ठीक है, हाँ ये है कि आजकल लोग प्रेफर करने लगे कि अगर MBA की डिग्री है तो भैया तुम्हें ज्यादा मौका दे देंगे, बट क्या सीधा मना किया जाता है? आंसर इज नहीं। तो दो पॉइंट समझ में आए कि भाई वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, फिर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये वाला पॉइंट किस में नहीं है? मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है। फिर प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो क्या होता है, जैसे डॉक्टर हो गया, जैसे वकील हो गया, इन लोगों के लिए ना एक प्रॉपर एसोसिएशन बनाई जाती है जो क्या करती है? सर्टिफाई करती है कि हाँ हम इस व्यक्ति को घोषित करते हैं कि ये वकील है या ये डॉक्टर है। लेकिन अगर हम इसे देखें तो क्या ये मैनेजमेंट में अवेलेबल है? आंसर इज नहीं। तो तीसरा पॉइंट, प्रोफेशनल एसोसिएशन में कोई एसोसिएशन प्रोफेशन से जुड़ी है? हाँ जुड़ी है, मिलती है। मैनेजमेंट में नहीं मिलती। फिर कोड ऑफ कंडक्ट, सिंपल पॉइंट है, वकील ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। लेकिन क्या मैनेजर्स के लिए कोई पर्टिकुलर कलर है? नहीं, उनका जो मन होता है वो पहन सकते हैं। बिहेवियर सिखाया जाता है वकीलों को, डॉक्टर्स को, मैनेजर्स को नहीं सिखाया जाता, या ऑब्लिगेशन नहीं होती कि 100% ऐसा ही करना पड़ेगा तो मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ये आपको प्रोफेशन में मिलेगा, बट मैनेजमेंट में ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर आता है सर्विस मोटिव। तो प्रोफेशन का बेसिक मोटिव क्या होता है कि भाई उनके पास जो क्लाइंट्स आए हैं उनको ये डेडिकेटेड होके और कमिटेड होके 100% सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि एक लॉयर इंश्योर करता है कि उसके क्लाइंट को प्रॉपर जस्टिस मिले। लेकिन यहां पर अगर हम मैनेजर की बात करें तो ये वाला पॉइंट भी जो है ये मैनेजमेंट से मिसिंग होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एक पॉइंट को लेकर मैनेजमेंट फोकस्ड रहे। कई बार ये इस पर भी फोकस करेगा कि हमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, बाकी सब देखा जाएगा बाद में।
तो हमारा अगला टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो 3 तरीके के मैनेजमेंट लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल। तो भाई ये लोअर लेवल के टैग को बचाने के लिए 2 नाम और रख दिए गए थे, एक सुपरवाइजरी और दूसरा ऑपरेशनल। करेंगे इन्हें डिस्कस। यहाँ पर आपके लिए दिया गया है फ्लो चार्ट, हम करेंगे डिटेल्स में डिस्कस और समझेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को अगर हम देखें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपको देखने के लिए वो लोग मिल जाएंगे जो एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा ऊपर होते हैं और ये सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO, CEO, वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सारे के सारे। तो अगर हम बात करें मेन फंक्शंस के टॉप लेवल मैनेजमेंट के, तो ये क्या करेंगे, ये अलग अलग एलिमेंट और एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करेंगे ताकि जो गोल है अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ये हमेशा कांटेक्ट में रहता है किन के साथ, एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ। कौन सी एक्सटर्नल फोर्सेस, जो बिजनेस से संबंधित होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, जैसे कि कॉम्पिटिटर, जैसे कि सप्लायर, ताकि इनके बिजनेस को कोई नुकसान ना पहुंचा सके और इनका जो बिजनेस है ये सरवाइव कर सके। साथ ही साथ में आगे चल के उनकी ऑर्गेनाइजेशन को कौन से गोल्स पूरे करने हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज बनानी है, इनको भी वही डिसाइड करेंगे। और साथ ही साथ में अगर किसी भी तरीके की ज़रूरतें हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन को, तो उन ज़रूरतों को भी वो पूरा करेंगे, उन रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे, चाहे वहाँ पर मैन पावर हो, मशीन हो, मटेरियल हो या बात हो पैसे की। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें कि टॉप लेवल जो है इसका काम कैसा होता है, तो यहाँ मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही साथ में ये कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल होता है, जिसकी वजह से बहुत घंटों तक काम करना पड़ता है और कमिटमेंट भी रखनी पड़ती है। फिर आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो ये टॉप और लोअर लेवल के बीच में एक लिंक का काम करेगा। ये अपने सबऑर्डिनेट होते हैं किसके, टॉप लेवल मैनेजमेंट के, और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के क्या होते हैं, ये सुपीरियर। बीच में है तो लोअर वालों के लिए बॉस, लेकिन बीच में है तो ऊपर वालों के लिए सबऑर्डिनेट। तो इसी वजह से यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे क्या, डिवीजन हेड, ऑपरेशंस मैनेजर या फिर प्लांट सुपरिटेंडेंट। यहां पर आपको कौन कौन तरीके के मैनेजर मिलेंगे, जो हमने नाम देख लिए वो तो मिलेंगे ही, साथ में मिलेंगे परचेस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, पर्सनल मैनेजर। साथ ही साथ में अगर कोई छोटे मोटे CEO हैं वहां पर, तो वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इनके क्या फंक्शन होते हैं ये समझेंगे। तो टॉप लेवल का काम क्या था, टॉप लेवल का काम ये था कि वो पॉलिसीज बनाएंगे, पॉलिसीज फ्रेम करेंगे, और उन पॉलिसीज को लागू करवाने का काम ये होता है किसका, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। तो ये इम्प्लीमेंट करेंगे और कंट्रोल करेंगे उन सारे प्लान्स को जो टॉप मैनेजमेंट से आया है, और यही उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ऑल इन ऑल क्या काम है, ये पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करेंगे जो टॉप लेवल से आई है। इसके अलावा ये इंश्योर करेंगे कि जितने लोगों की ज़रूरत है वो अवेलेबल हैं या नहीं, और वो जो लोग हैं वो अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके से परेशान हैं, तो उन्हें मोटिवेट करेंगे। साथ ही साथ में ये कोऑपरेट करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में ताकि स्मूथ फंक्शनिंग चल सके। क्या मतलब हुआ इसका, टॉप लेवल दिवाली का बोनस नहीं दिया, भड़क गए कौन, लोअर लेवल वाले, नहीं करेंगे काम। तो फिर इनके बीच में जो सिचुएशन है कौन ठीक कराएगा, ये ठीक कराएगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। फिर आता है लास्ट, ऑपरेशनल बोल लो, सुपरवाइजरी बोल लो या लोअर लेवल बोल लो। तो इनकी बात करें तो ये लोएस्ट पोजीशन में होते हैं। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। इनका जो काम है, इनकी डेलीगेशन कितनी है, अगर आपने चैप्टर 5 पढ़ा होगा तो आपको डेलीगेशन का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर इनकी जो डेलीगेशन है, अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ उतनी ही है जितना उन्हें काम दिया गया है किनके द्वारा, मिडिल लेवल के द्वारा।
तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट में आपको देखने मिलेंगे सुपरवाइजर, फोरमैन, सुपरिंटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, ये सारे लोग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आती है बारी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो POSDC, पोस्ट डीसी, जो मैंने आपको 2 से 3 बार बार बोला है वीडियो के बीच में, यही होते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल है। प्लानिंग का मतलब क्या है? बिजनेस के लिए आप सारी चीज़ों को क्या करते हो? प्लान करते हो कि कैसे करना है, कहाँ करना है, तो ये हो गया प्लानिंग। बात करें ऑर्गेनाइजिंग की, तो प्लान कर लेना काफ़ी नहीं होता, इसके लिए आपको क्या है, रिसोर्सेज लेके आने पड़ते हैं, लोगों को अथॉरिटीज़ देनी पड़ती हैं, तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। लेकिन सिर्फ रिसोर्सेज के एलोकेशन से क्या होगा? लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसी वजह से आता है स्टाफिंग। फिर आता है डायरेक्टिंग। इसी स्टाफ को आप क्या करते हो? दिशा निर्देश देते हो, तो यही बन जाता है डायरेक्टिंग। आप लीड करोगे इन्हें, इन्फ्लुएंस करोगे इन्हें मोटिवेट करोगे ताकि अच्छे से ये परफॉर्म करें, इसे ही बोला जाता है डायरेक्टिंग। ये पांचों के पांच आपके चैप्टर्स भी हैं, तो इसमें वैसे भी उन्हें काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया गया है। देन कम्स कंट्रोलिंग। अब इंसान है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। कई बार लिविंग रिसोर्सेज परेशान करते हैं, कभी नॉन लिविंग रिसोर्सेज परेशान करते हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना, इनके एक्शंस को लेके फॉलो अप करना और एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना, यही कहलाता है डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। अब हम बात करें कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन को ही कहा जाता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये कि अल्टीमेटली आप एक पूरे मैनेजमेंट में क्या देखना चाहते हो? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा फोर्स होता है जो ऑर्गेनाइज करता है मैनेजमेंट के फंक्शंस को, उसके अंदर जो अलग अलग एक्टिविटीज चल रही हैं उनको, और अलग अलग डिपार्टमेंट को भी। कोऑर्डिनेशन के ना होने से क्या परेशानी आएंगी? शॉर्ट में बोलें तो बिजनेस चौपट हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर होगी ओवरलैपिंग। किसी को पता ही नहीं है काम क्या करना है, तो पता लगा एक ही काम 4 लोग कर रहे हैं, ओवरलैपिंग। इसी को ही बोला जाता है क्या? डुप्लीकेशन। किसी को पता नहीं है काम क्या करना है तो डिले हो जाएंगे, और केओस का मतलब होता है उथल पुथल, तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में क्या उथल पुथल मच जाएगी। तो ऑल इन ऑल कोऑर्डिनेशन जो है ये कंसर्न रहता है किससे? मैनेजमेंट के तीनों लेवल से, जिनके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो कोऑर्डिनेशन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर हम बात करें इसके एलिमेंट की, तो कोऑर्डिनेशन आपको कैसे देखने मिलेगा? अगर वहाँ पर ग्रुप एफर्ट होंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इंश्योर कर लेंगे कि मैनेजमेंट में क्या देखने मिले? यूनिटी देखने मिले, तो अपने आप वहाँ पर क्या है? कोऑर्डिनेशन आ जाता है। ऑल इन ऑल कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर करेगा कि वहाँ पर यूनिटी बनी रहे। ये डायरेक्ट करेगा, मतलब दिशा देगा उन सारी एक्टिविटीज़ को जो अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, ताकि जो कॉमन गोल्स हैं वो अचीव कर सके। किसके कॉमन गोल्स? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स। तो कुल मिला के कोऑर्डिनेशन क्या करेगा? दिशा दे देगा सारे डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज़ को, ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हाँ जी है। अगर एक दिन कोऑर्डिनेशन है 4 दिन नहीं है तो क्या फ़ायदा? उल्टा, अगर एक दिन कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया ना, तो कई बार एक दिन के कोऑर्डिनेशन बिगड़ने से कंपनियां बंद हो जाती हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव। भाई देखो, मैनेजमेंट के साथ चलता है कोऑर्डिनेशन, तो ये तो परवेसिव होगा ही, जिसे हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कोऑर्डिनेशन क्या सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर या मिडिल लेवल मैनेजर या लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए होता है? नहीं, यहाँ हर एक मैनेजर इन्वॉल्व होता है और इसके लिए जिम्मेदार होता है, ताकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो ये सभी मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब होता है खुद से करना, तो वहाँ जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको खुद से एफर्ट लगाने पड़ते हैं ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे। ये एक डेलिब्रेट एफर्ट होता है। तो कोऑर्डिनेशन खुद से नहीं आती,
यहाँ पर कॉन्शियस एफर्ट लगाने पड़ते हैं हर एक मैनेजर को। तो कोऑपरेशन जो है ये वॉलेंट्री है, खुद से करना पड़ता है, टू हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की मदद करते हुए, और इसके बिना कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है। अब बात करेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की। तो पहला है ग्रोथ इन साइज। सो व्हेन देयर इज अ ग्रोथ इन साइज, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इसी वजह से कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते जाएंगे, साइज ग्रो करेगी, और इसी वजह से कोऑर्डिनेशन की जरूरत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फंक्शनल डिफरेंशिएशन। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर सेपरेट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट गोल। अलग अलग डिपार्टमेंट आपको देखने मिलेंगे, अलग अलग गोल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, और इनके बीच में लिंक को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। किन के बीच? डिपार्टमेंट के और उनके गोल्स के बीच में अगर लिंक डेवलप करनी है तो वो भी कौन करेगा? कोऑर्डिनेशन करेगा। फिर आता है स्पेशलाइजेशन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कैरेक्टराइज की जाती है विथ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। भाई कोऑर्डिनेशन है ना, इसके लिए हाईएस्ट डिग्री लगती है स्पेशलाइजेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और कुछ भी करने लग जाएगा, स्पेशलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड among different specialists because their different approaches and judgment। सिचुएशन जब बिगड़ने लगती है ना तो कई बार आपने सुना भी होगा कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर्स को रखा ही इसीलिए जाता है क्योंकि वो स्पेशलिस्ट होते हैं, अलग अलग लेवल्स को, अलग अलग अप्रोचेस को, अलग अलग जजमेंट्स को वो क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट करेंगे अलग अलग लेवल में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। सो दैट्स इट गाइस, यहाँ पर खत्म होता है हमारा ये वाला चैप्टर भी। मिलूंगा जल्दी ही मैं आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पर हम कर रहे होंगे प्रिपेयर एक और चैप्टर आपके लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, रेगुलर प्रैक्टिस करें, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आलस दूर करना है, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना है, एंड यू विल डू इट। और पढ़ाई जारी रखें। माय नेम इज़ मानव, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।